बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? हमारा आगे भी लेक्चर है। जैसे कि आपको पता है कि हमने दो चीजें स्टार्ट की हैं। एक तो लीगल ड्राफ्टिंग। अब खाली ड्राफ्ट करने का मतलब, अगर हमें ड्राफ्ट करना आ जाता है तो इसका क्या ये मतलब है कि हम जाकर अदालत में कोई भी काम कर सकते हैं? तो हरगिज़ ऐसा। ड्राफ्टिंग के बाद इसका अगला स्टेप है कि हमें प्रैक्टिस के इनिशियल स्टेप्स पता हो कि हमने प्रैक्टिस के अंदर चीज़ों को किस तरह लेकर चलना है। और अक्सर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो यंग लायर्स हैं, बल्कि आप भी जितने लोग बैठे हैं, आप इस वजह से यहाँ पर बैठे हैं कि ज्यादातर लोग यही कहते हैं जी कि सीनियर पे कुछ नहीं करता। और एक बड़ा एक कॉमन जो है वो सब लोगों का एक आप कह लें कि शिकवा है सीनियर्स के साथ कि सीनियर पे नहीं करता, जो किसी हद तक सच भी है। लेकिन सीनियर के पे ना करने के पीछे कुछ वजूहात हैं। वो सारे लोग जो स्ट्रगलर हैं, जो खुद से कुछ करना चाहते हैं और अपना जो मामला है, डेफिनेटली इसमें होता अक्सर ये है कि हर बच्चा जो साइड एरिया में होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि इनिशियली वो 1 से 2 साल किसी बड़े स्टेशन पर लगाए, ताकि वहां से वो काम सीखे और फिर जब वो अपने होम स्टेशन पर जाए तो आसानी के साथ अपने काम को परफॉर्म कर सके, ताकि उसको आसानी हो। अब अगर कोई शख्स खानेवाल है, जंग है, सरगोदा है, या किसी भी छोटे स्टेशन से अगर लाहौर की तरफ आता है, अखराजात जहाँ पर डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, तो सीनियर कुछ देता नहीं है। अखराजात को कैसे मीट किया जाए, तो अक्सर बच्चे बददिल हो जाते हैं, प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, या किसी और साइड पर चले जाते हैं, या फिर वो छोटे मोटे ऐसे काम जो उनको नहीं करने चाहिए उसकी तरफ चले जाते हैं। इस सब कुछ का हल क्या है? सबसे पहले एक चीज, थोड़ा सा जो फर्क जो आपके जहनों में आ चुका है उसको खत्म करें कि कुछ चीजें जो किसी भी चैम्बर में क्लर्क करता है और जिसको मुंशी का काम कह के हम छेड़ देते हैं कि जनाब ये साडा काम नहीं तो मुंशी का काम है। इनफैक्ट यही वो चीजें होती हैं जो आपके प्रैक्टिस के 6 साल के सफर को 6 महीने में खत्म करके आपको इंडिपेंडेंट लॉयर बना देती है। आपने चीज नोट की होगी, अगर आप किसी चैम्बर का हिस्सा रहे हैं, तो मुंशी साहब कभी भी आपको बेसिक चीजें करना ही नहीं देते, कहते हैं साडा काम है तुझे छड़ दो। जैसे केस दायर करना, कोई नकल लेकर आना, किसी ऑर्डर की कॉपी लेकर आना, ऐसी तमाम चीजें अगर हम भी किसी जूनियर लॉयर को कहते हैं, कहते हैं सर तो मुंशी वाला काम है, मैं नहीं कर। और अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाज में आपको समझाऊं, तो आप यहां से अगर स्टार्ट लें तो सिर्फ 6 महीने में, ज्यादा कह रहा हूं, इससे भी कम अरसे में आप अपने अखराजात करने के काबिल भी हो जाएंगे, वो भी निकालने के काबिल हो जाएंगे, और साथ साथ आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करने के काबिल हो जाएंगे। और ये जो अक्सर लोग इस वजह से इस पेशे से भाग जाते हैं कि जनाब इसमें शुरू में कुछ नहीं है, 5-6 साल, वो चीज 5-6 महीने में खत्म हो जाए। हमारे इस कोर्स का मकसद यही है कि हम आप लोगों को इस काबिल करें कि आप ये बुनियादी चीजें सीखें और अपने जो अखराजात हैं वो मुकम्मल और पूरा कर सकें। उसमें क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहले आपको हर किस्म के फॉर्म का पता होना चाहिए। कौन सा फॉर्म कहाँ पर यूज होता है, कहाँ पर जमा होता है। और फिर उसके बाद ड्राफ्टिंग के बाद लाजमी तौर पर सबसे मेन चीज है किसी केस का दायर करना, इंस्टीट्यूट करना। तो केस की दायरगी, उसमें बहुत से कागजात अदर देन प्लेट भी साथ अनेक्स किए जाते हैं। कोर्ट फीस अनेक्स की जाती है, अटेस्टेशन होती हैं, वेरिफिकेशन होती हैं। तो ये जो तमाम चीजें अगर आप सीखें तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में आप सीख सकते हैं। लेकिन खर्चे कैसे हैं? चाहे जैसा भी सीनियर हो, जब कोई केस इंस्टीट्यूट होता है तो नॉर्मली प्लेंटिफ आया होता है, तो वो आपको कहता है जाए जाकर इनका केस इंस्टीट्यूट करें, और सिर्फ उसको, क्योंकि उसकी जेब से नहीं जा रहा होता, वो प्लेंटिफ को कहता है कि लो थोड़ा खर्चा दे देना केस दायर कराऊंगा। जो केस दायर करने का खर्चा आप 2 से 3 हजार रुपये लेते हैं, जिसमें से 200 से 300 रुपये आपका लगता है, और बाकी आपको 1500 से 1800 लगता है। और ये काम हमेशा कौन करता है वैसे? मुंशी। तो वो जो 1500 से 1800 गलती से आपको मिलना होता है, वो किसके पास जाता है? मुंशी। फिर मिठाई वाली नकल तो मुंशी कभी आपको नहीं देता। मिठाई वाली नकल जिसमें जमानत होती है, जिसमें स्टे ऑर्डर आता है, ये सारी मिठाई वाली नकलें होती हैं। स्टे ऑर्डर आज हुआ तो पार्टी को आज ही चाहिए होता है। इसमें जो रूटीन का टाइम है वो तो 7 दिन का।
अगर आप 7 दिन के टाइम पे जाएंगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपने 7 दिन के काम को एक दिन में करना है, तभी तो आपको मिठाई मिलेगी। तो मिठाई लेने के लिए क्या है कि सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि 7 दिन का काम एक दिन में कैसे करना है। और इधर तो अदालतों के काम में पंजाबी की मिसाल है, वंड खावा ते खंड खावा। मतलब अगर आप है गलत है, मतलब क्या करें हम, अगर असूल असूल खेले तो हफ्ते में आपको नकल मिलनी है। थोड़ा सा असूल तोड़ दें तो अगर आप मिठाई वाली नकल के 2 से 3 हजार पार्टी से लें और उसका 200 से 300 रुपया नकल बराज वालों को दे दें, वो हफ्ते वाली नकल आपको किस दिन मिल जाएगी? उसी दिन मिल जाएगी। और अगर 500 रुपया दें तो फिर तो हर तरह से 2 घंटे के अंदर आपको नकल इंशाल्लाह। वो डिपेंड करता है कितनी बड़ी के चाहिए, मतलब 200 से 500 रुपये में आपकी हर किस्म का नकल का काम सेम डे पे हो जाता है। और उसमें आपका जो उस दिन का एटलीस्ट 500 हजार रुपए का खर्चा है वो निकल जाता है। फिर मुचलका जमा करवाते हैं, खुशी का मौका होता है। मुचलका जमानत का जमा, मुचलका जमा करवाने की फीस कितनी है मियां साहब? और मिलती कितनी है? जो सर लगती है वो तो सर ऊपर आगे का तो मेरे ख्याल से 500 आता है और नीचे तो 200-300। 3 हजार से लेकर 5 हजार रुपए तक आप छोटी अदालतों के मुचलका जमा करवाने की फीस देते हैं क्लाइंट से। खुशी का मौका होता है, जमानत हुई होती है वो। और अगली बात ये होती है कि एक एक दिन कीमती होता है। और क्योंकि आपने ये करना होता है कि जी आज ही मुचलका जमा करके बंदा से आज ही रोजगार जारी करवावांगे, बंदा थोड़ा आज ही कढ़ावांगे, तो वो रात उस अंदर वाले बंदे के लिए वो कहता है दो जो दो बस मुझे निकलवाओ किसी तरीके से। तो उसमें 3 से 5 हजार ही सारे काम मुंशी करते हैं। असल में ये मुंशी वाले काम नहीं है, ये पैसे वाले काम। इसलिए मुंशी आपको नहीं करने देता कि ये सारे पैसे किसके पास आएंगे? आपके पास। जो क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन है वो मुंशी अपना रखता है, और जो कहीं पर अटेस्टेशन या वेरिफिकेशन करते जाओ, जूनियर को कहते जाओ करवा के आप आ जाए। ये चीजें अगर आप सीख लें तो कभी कोई जूनियर ये आपको कहता हुआ नजर नहीं आएगा कि जनाब खर्चा नहीं मिलता, खर्चे पूरे नहीं होते। आज के इस लेक्चर का मकसद यही है कि कुछ ऐसी ही चीजें आपको बताई जाए। खास तौर पर हम दायरगी से स्टार्ट करेंगे कि दायरगी कैसे है, दायरगी के बाद नकल कैसे निकलवाई जाती है। तो फिर इसमें जो हमारे बच्चे रेगुलर कोर्स वाले होंगे उनको हम साथ अदालत भेजें, ताकि वहां पर जाकर वो केस दायर भी करें, उसकी नकल भी निकलवाएं, और समनिंग प्रोसेस के अंदर किस तरह समन हम जारी करवाते हैं, जो हमारा वहां पर होता है तामीली होता है, उसको किस तरह खर्चा दे दिला के समन को जल्द सर्व करवाया जाए कि हमारी कार्रवाई का आगाज जल्दी हो जाए। तो ये सारी वो चीजें हैं कि जिससे अगर यंग लायर्स वाकिफ हो, इनके खर्चे पूरा होना शुरू हो जाते हैं। आज हम थोड़ी सी पढ़ी लिखी बातें करेंगे, कल हम अदालत वाली बातें करेंगे। मतलब अदालती बातें पढ़ी लिखी बातों से थोड़ी सी चेंज है। हम भी ये कहते हैं कि जनाब ये गलत है कि नहीं किसी को पैसे देने, तो फिर 7 दिन इंतजार कर लो, ना पैसे दो, ना दो ना लो। अगर पैसे लेने हैं तो देने भी पड़ेंगे, चाहे ये गलत है। बट वो भी इस बात पे हक बजाने में कि 7 दिन टाइम है, आप ऑफिशियल तरीके से आ जाए। अनऑफिशियल थोड़ा सा फिर आपने ख्याल उसका रखेंगे, थोड़ा थोड़ा ख्याल रखेंगे तो आपके जो ये मामले हैं सीधे हो जाएंगे। अब आगे सबसे पहले जब भी हम कोई दावा फाइल करते हैं, पंजाब के अंदर आपको पता होगा कि एक चीज इंट्रोड्यूस करवाई गई, चेक लिस्ट। अगर कोई बंदा प्रैक्टिस में है तो उसमें इस चीज को देखा होगा। ये एक फॉर्म इंट्रोड्यूस करवाया गया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि तमाम वो चीजें जो किसी भी दावे के साथ लगानी है, उसकी एक पूरी लिस्ट दे दी गई है, और आगे रिमार्क्स दिए गए हैं कि आया आपने वो चीज इसके साथ अटैच की है या नहीं की। तो इट मीन्स अब वो लोग जो न्यू कमर्स है उनके लिए आसानी होगी इस चेकलिस्ट की मदद से कि अब वो आसानी के साथ इस चीज को क्या कर सकते हैं, देख कर समझ कर वो चीजें इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दावा दायर करने के लिए सबसे पहली चीज है प्लेंटिफ का शनाख्ती कार्ड। जो चीज आपने अपने क्लाइंट से लेनी है उसका शनाख्ती कार्ड। अगर वो 18 साल से कम उम्र है तो उसका बे फॉर्म। बे फॉर्म का मसला है तो अगर उससे भी कम उम्र है तो उसकी तस्वीर, तस्वीर, बे फॉर्म
और अगर वो 18 साल से ज्यादा है तो प्रेफरेबली आईडी कार्ड। अगर 18 साल से ज्यादा है, आईडी कार्ड नहीं बना, बेफामली, तब भी किससे आप गुजारा चला सकते हैं? तस्वीर से गुजारा चल सकता है। बट पहली जरूरी चीज, सबसे टॉप पर क्या लगता है? प्लेंटिफ का आईडी कार्ड लग जाएगा। फिर उसके बाद क्या लग जाएगा? चेकलिस्ट परफॉर्मा लग जाएगा। उसके बाद चेकलिस्ट परफॉर्मा में क्या है? कहता है जी कि सबसे पहले इंडेक्स पेज है, अंडर ऑर्डर 7 रूल 9 है, फिर कॉपी ऑफ वैलिड सीएनआईसी ऑफ प्लेंटिफ। अगर ज्यादा है तो सबकी कॉपीज। तो मतलब ये चीजें हमें इस परफॉर्मेंस से पता चल गई कि हमने क्लाइंट से क्या क्या चीजें लेनी है। कॉपी ऑफ वैलिड लाइसेंस ऑफ लर्नड काउंसिल पंजाब के अंदर, बाकी सूबों में ये चीज नहीं है। और पंजाब में भी लाहौर में ये जाली वकला के मामले को रोकने के लिए थोड़ी सी सख्ती हो गई है कि अब जो भी बंदा वकालतनामा दाखिला करेगा उसके साथ दाखिल करते वक्त अपना जो लाइसेंस है उसकी कॉपी उसके साथ लगाएगा। और पंजाब में भी 100 रुपये चल रहे हैं ना? 100 रुपये चल रहे हैं, खत्म हो गया? चल रहा है। हर वकालतनामे के साथ बार कौंसिल के खैराती चंदा में 100 रुपया देना है, जिस चंदे के ऊपर वो जाएंगे। और पंजाब बार कौंसिल होने के बावजूद मरी में जाके बार कौंसिल की मीटिंग रखी जाएगी और आपका पैसा वहां पर हो जाएगा। कोई वेलफेयर बार कौंसिल से हरगिज तवक्को नहीं रखनी। और अगर आप चाहते हैं कि बार कौंसिल आपके मामलों को सही तरीके से देखे और आपके सारे मामले अच्छे तरीके से हो, तो आप सब लोगों ने बगैर किसी शोर के, बगैर सोचे, बगैर समझे मुझे वोट देना है। समझ आ गई? ताकि जो है ना ये मामले थोड़े से सीधे हो, या मैं खराब हो जाऊंगा या मामले सीधे हो जाए। दुआ ये करनी है कि जब उधर मैं पहुंच जाऊं तो मामले सीधे हो, मैं खराब ना हो सकूं। तो पंजाब के अंदर ये बेसिकली जो एक किया गया था, इसका 100 रुपीज पर वकालतनामा। आपको 100 रुपीज लग रहा है, दिन में हजारों में करने होते हैं, लाखों रुपए एक दिन का कैलकुलेट होता है। इसका मकसद तो ये था कि यंग लायर्स को कुछ स्कॉलरशिप दी जाए, बट दी नहीं गई। बट 100 रुपए लिया जा रहा है। उसके बाद है जी, प्लीडिंग आर प्रॉपरली साइंड बाय प्लेंटिफ ऑर्डर 7 रूल 14। तो ये अब आपने यंग लायर के लिए बहुत आसान हो गया। आपने चेक करना है कि जो आपका इसमें दावा लगा हुआ है, क्या वो दावा उसके ऊपर प्लेंटिफ के साइन है या नहीं। अगर प्लेंटिफ थ्रू कौंसल है तो फिर कौंसल के साइन होंगे। अगर प्लेंटिफ खुद है तो फिर उसके अपने साइन होंगे। प्लेंटिफ थ्रू कौंसल, और जहां पर भी साइन होंगे, अगर प्लेंटिफ के साइन है तो प्लेंट पे 2 जगह पे होंगे, एक प्लेट पर। और कोई भी, कल मैंने आपको क्लियर किया था, कभी भी प्लेट विदाउट वेरिफिकेशन जमा नहीं होगी। तो प्लेट और प्लेट के साथ वेरिफिकेशन। तो दस्तखत कहाँ कहाँ पे आएंगे? प्लेट के ऊपर भी आएंगे और उसके साथ वेरिफिकेशन। यहाँ पर अगर वकील अपना दस्तखत करे तब भी ठीक है, अगर नहीं करता तो वकालतनामे पर उसके दस्तखत मोर देन इनफ होते हैं। और एक चीज मैंने कल भी क्लियर की थी, अदालत में कोई भी डॉक्यूमेंट बगैर कोर्ट फी के जमा नहीं होता। अक्सर मैंने यंग लॉयर्स को जज से सिर्फ इस बात पर बेइज्जती करवाते देखा है कि वकालतनामा साथ लगा है, उसके ऊपर टिकट नहीं लगी, जज साहब को मौका मिला उसमें फौरन इंसल्ट कर। जब भी अदर देन एप्लीकेशन आपने कोई भी वकालतनामा या ऐसा डॉक्यूमेंट फाइल करना, तो 2 रुपए का टिकट उसके ऊपर लगाना है। और एप्लीकेशन के ऊपर 5 रुपए का। यहाँ पर कितना लगाते हैं मियां रहमान? एप्लीकेशन पे सब नीचे 2 का, ऊपर 5, ऊपर 5 का। और बाकी वकालतनामे वगैरह पे 2 का, ऊपर 5 का, नीचे 2। 5 और 2 रुपए। वैसे असल 2 रुपए है, लेकिन इसलिए 5 रुपए लगा देते हैं कि चलो किसी का मुंह खुले ही ना। अगली चेकलिस्ट ये क्या बता रहे हैं आपको? आगे बता रहे हैं जनाब, एड्रेस ऑफ द प्लेंटिफ, उसका जो फॉर्म है, फर्द पता। हर हर जो आपका दावा होगा ना, दावे के साथ आप दाखिल करते हैं एक अदद फर्द पता। अब ये फर्द पता क्या है, फर्द तलबाना क्या है? ये है फर्द पता, ठीक है। फर्द पता और फर्द तलबाना ये दोनों अपोजिट हैं, एडवर्स चीजें। क्या मतलब है? ये एडवर्स क्या है? फर्द पता एड्रेस ऑफ द प्लेंटिफ होता है, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ द प्लेंटिफ। इसमें वो अदालत को ये कागज जमा करता है कि जी अगर फर्दर कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस आपने करनी हो तो मेरे इस एड्रेस पर की जाए। इन केस, वैसे तो हमें पता है कि हम जो प्लेंटिफ होता है वो प्लेंट में जब अपना नाम लिखता है साथ अपना एड्रेस लिखता है। अगर फर्दर कोई एड्रेस चेंज हो जाए तो उस सूरत में प्लेंट पर तो इतना वो कटिंग शटिंग नहीं करेंगे, तो फर्द पता क्या दाखिल कर देगा? नहीं दाखिल करते। तो फर्द पता किस पर्पज के लिए दाखिल की जाती है? इस मकसद के लिए कि जिसमें प्लेंटिफ का क्या होता है, पूरे का पूरा
एड्रेस। जहां तक बात है फर्द तलबाना की, अगर मैं एज पर प्रोसीजर बात करूं तो फर्द तलबाना उस वक्त दाखिल होता है कि जब आप दावा दायर कर दें। दावा दायर करने के बाद अदालत ऑर्डर करती है कि ठीक है जी समन जारी करवाने हैं, तो आप उस समन जारी करवाने के लिए अदालत को क्या देते हैं, फर्द तलबाना। अदालत इस फर्द तलबाने को अपने पास रख लेती है और इसके अगेंस्ट समन जारी करती है। जो रीडर, सॉरी, जो आपका होता है तामीली होता है, जो कि अदालत का चौकीदार या कोई भी ऐसा शख्स जिसके जिम्मे लगाया जाता है कि जी आप ये समन फला शख्स पे तामील करें। अब यहाँ पर क्या अक्लमंदी वाला काम, यंग लायर होने के नाते पैसे यहीं से लगते हैं। वो कैसे जनाब, वो ये करना है आपने कि जब ये ऑर्डर हो गया ना कि समन कराएं जारी, तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि अगर तमीली खुद जाएगा ना, तो अपोजिट पार्टी ने कुछ लेन देन कर दिया तो वो कभी भी उसकी तमील नहीं करवाएगा। तो इससे पहले कि वो जाकर उस पार्टी से मिले, आपने तमीली के साथ हो जाना, उसके साथ टाइम सेट करना, उसको खुद लेकर जाना है कि जाकर भाई ये बंदा है, इसको समन तमील करो। और तमील जब वो करे या वो बंदा इनकार करे तो उसके ऊपर आपने लिखवाना है कि जी शनाख्त हो गई थी और इस बंदे ने क्या किया है, इनकार किया। उसमें अदालत यकतरफा कार्रवाई में जल्दी चली जाएगी। नहीं तो क्या होगा, अदालत के ये नहीं मिला, फिर नोटिस कर दो, फिर नोटिस कर दो, तो 4-5 महीने फिर नोटिस में गुजर जाते। इसलिए हम प्रैक्टिस में, मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं जब भी कोई दावा दायर करता हूँ ना, मैं फर्द तलबाना 3 कापियों में साथ ही दाखिल कर देता हूँ। और अक्सर लोग ऐसा करते हैं। उसका फायदा ये होता है कि बाज़ औक़ात अगर हमें इस चीज का पता ना हो, अदालत आर्डर करती है कि समन जारी करवाए, तो समन जारी करवाने का मतलब है कि फर्द तलबाना जमा करवाओ। तो हम अगर तलबाना जमा ना कराए तो 2-3 पेशी इसी पे गुजर जाती है। तो लिहाजा पहली पेशी पे आप क्या जमा करवा दें, पहले ही तलबाने में क्या होता है कि जो आपका डिफेंडेंट है उसकी तादाद लिखी जाती है, कितने लोगों को बुलाने के लिए आप तलबाना जमा करवा रहे हैं। और उधर मुकम्मल इसमें कुछ चीजें हैं, तारीख दाखिल, किस घर से दाखिल किया गया, किसने दाखिल किया, तादाद और स्टाम्प। स्टाम्प मतलब जो आप इसके ऊपर टिकट लगाएंगे, तो इसके ऊपर जब सिंपल कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट अदालत में जाएगा तो किसके जरिए से जाएगा, टिकट के जरिए से। तो ये किसके लिए हो गया, फर्द तलबाना, डिफेंडेंट को तलब करने के लिए। और फर्द पता किसके लिए हो गया, आपका प्लेंटिफ केस के ऊपर एड्रेस हो गया। फर्दर यहाँ पर एड्रेस ऑफ द डिफेंडेंट हो गया जी, कॉपीज ऑफ प्लेंट एंड डॉक्यूमेंट। अब जो नई अमेंडमेंट आई है, नहीं तो नहीं है खैर, ये पहले दिन से है लेकिन अभी हाईलाइट हो गई है कि एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट द प्लेंटिफ विल फर्निश एज मच कॉपीज एज द नंबर ऑफ द डिफेंडेंट प्लस 2 कॉपीज फॉर द कोर्ट। अगर 4 डिफेंडेंट है तो 6 कापियां देनी है, 5 डिफेंडेंट है तो 7 कापियां देनी है। जितने डिफेंडेंट है उनकी कापी आप अदालत में जमा करें। और असूल ये कहता है कि वेन एवर द कोर्ट समन्स द डिफेंडेंट, तो समन्स हमेशा along with copy of the plaint with all relevant documents, the documents relied upon, जो आपने दावे के साथ लगाए हैं इसके साथ रहेंगे। तो लोग चीखे क्यों, वो लोग इसलिए चीखे, नॉर्मली 6-7 डिफेंडेंट होते हैं अगर किसी भी मुकदमे में, और आपका दावा अक्सर एनेक्सर्स को मिलाकर 300-300 सफ़ों का हो जाता है। तो उसमें हम ये करते थे पहले कि दावा दाखिल कर दिया, अगर कोई डिफेंडेंट आया तो उसको कॉपी प्रोवाइड कर दी, ना आया तो कॉपी देने की जरूरत नहीं है। सारे ना आए तो कॉपी बच गई। अब वो आते हैं नहीं आते, कुछ होता है नहीं होता, आपने उतनी ही कॉपीज उस दावे के साथ जमा करवानी है। कॉपीज आपने पहले करवा कर अदालत को जमा करवा देंगे। रजिस्टर पोस्ट के एनवेलप्स देने हैं। कॉपी ऑफ समन एंड तलबाना आर अटैच। तो अब पंजाब के हवाले से तलबाना आपने क्या करना है सबसे, अच्छा, तलबाना अलग और समन अलग। इधर केस रिलेट्स टू मैटर वेयर जुरिसडिक्शन अंडर एनी जनरल और स्पेशलाइज्ड बार्ड, तो आप उसका जिक्र करेंगे। सिग्नेचर ऑफ कौंसल एंड प्लेंटिफ अपॉन पावर ऑफ अटर्नी, वकालतनामे के ऊपर दोनों के दस्तखत का होना जरूरी है। सबसे पहले वैसे आप लोग जब नए वकील बने, जो ये लॉ एक्ट वगैरह पास करके, या आप भी नहीं है, आप सारे 0 मीटर है, आपने कौन सा अदालतें देखी हैं, अदालतें कैसी है, सारे 0 मीटर पे। तो जब आप ये अच्छा, मैं 0 मीटर पे मैं हैरान हो रहा था, कल मैं आप गुजर रहा था तो एक घर के ऊपर लिखा होता जी 0 मीटर घर बराए फरोख्त।
तो अल्लाह के बंदो, 0 मीटर की टर्म वहां पर यूज होती है जो मैकेनिकल चीजें होती है जिनमें मीटर लगा होता है, वो गाड़ियां 0 मीटर होती है, मोटरसाइकिल 0 मीटर होते हैं। ये ब्रांड न्यू होता है 0 मीटर। लेकिन आप लोग क्योंकि वकील हैं, पैदल चल के अदालत जाते हैं, इसलिए मैंने 0 मीटर कहा कि आप मीटर भी अदालत की तरफ चला नहीं है, तो वकीलों के लिए सबसे सुटेबल लफ्ज क्या है? 0 मीटर वकील। तो वकालतनामा कैसे भरते हैं, प्लेंटिफ का नाम कहाँ लिखते हैं, डिफेंडेंट का नाम कहाँ लिखते हैं, और उसके बाद सबसे ज्यादा जो नए वकील की बेइज्जती होती है ना, सबसे ज्यादा वो अदालत में दाएं और बाएं साइड पे खड़े होने पे होती है। प्लेंटिफ खड़े होने की जगह अलग है, डिफेंडेंट के खड़े होने की जगह अलग है, प्रोसिक्यूटर की जगह अलग है, अक्यूज की अलग है, उसके कौंसल की जगह भी क्या है? अलग। दाएं और बाएं का फर्क है। तो बहुत बार मैं अदालत में गया तो मैंने जज साहब से, क्योंकि जब आप बात करते हैं तो वो जज साहब कहता है किसकी तरफ से है? कहता जी मैं प्लेंटिफ की तरफ से। तो आगे से कहता तो फिर डिफेंडेंट की तरफ क्यों खड़ा हुआ है? इधर आगे खड़े हो जाओ। अच्छी खासी जो है ना, इससे उसको भी पता चल जाता है जज को कि ये बोल प्लेंटिफ की कहानी रहा और खड़ा किधर है? डिफेंडेंट। तो इसको खींच दो, इसको कुछ आता जाता कि कोई नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। हाँ, 0 मीटर। ये 0 मीटर है। तो वो आपका जो मीटर है उसकी इब्तिदा किससे करता है? बिस्ती से करता है। अच्छा जनाब, लिस्ट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लेंटिफ ऑर्डर 7 रूल 26 और प्रॉपर कोर्ट फी हैज बीन फिक्स्ड। प्रॉपर कोर्ट फी की कल मैंने आपको कहानी क्या की थी, बता दी थी। विल बी अफिक्स्ड, या फिर सेक्शन 148 149 की क्या है? दरखास्त। पर इसने आपका काम क्या कर दिया? पढ़े लिखे वकीलों के लिए इसने काम क्या कर दिया? थोड़ा सा आसान। अब आपको पता है कि एटलीस्ट दावा फाइल करने से पहले कौन कौन सी चीजें आपके पास मौजूद होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम आगे चले। ये जो फॉर्म है दर हकीकत, ये अदालती इस्तेमाल का फॉर्म। किसी भी दावे के ऊपर चेक लिस्ट के बाद ये फॉर्म सबसे पहले लगा है, ये अदालती इस्तेमाल का फॉर्म है। ये जब भी आप कोई नकल शक्ल बाद में निकलवा कर आएंगे, ये ये किसी ऑर्डर की नकल निकलवाएगी। अगर आप इस ऑर्डर की नकल देखें और इस फॉर्म को देखें, क्या एक है या अलग अलग है? सेम है। ये अदालती फॉर्म है। इसके ऊपर इस केस के हवाले से जो इसको केस नंबर लगाया जाएगा, और फर्दर किस अदालत में चला, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कब इसका फैसला हुआ, शनाख्ती कार्ड नंबर एक्स वाई जेड, ये सारा कुछ होता है। और जब भी आप दर हकीकत इसकी नकल लेकर आते हैं, तो नकल के हवाले से चीज आप जहन में रखें कि इसके ऊपर लगा कर दे देते, ताकि उसमें आपको पहचान हो कि ये केस का नंबर क्या है, सारा कुछ क्या है। नकल में ये अक्सर आप देखें प्रैक्टिस चल रही है कि फार्म क्या करते हैं, वो नकल देते वक्त आपको किसी भी ऑर्डर शीट के, खासतौर पर जब आप जजमेंट वगैरह लेकर आते हैं ना, तो इसमें ये चीज ऊपर लगा दी जाती है। इसमें क्या होता है, पूरी तफसील होती है कि जनाब ये इंस्टीट्यूशन नंबर इसका क्या था 2018 में 10722, कैटेगरी ऑफ केस क्या था, सिविल था, फैमिली था, क्या था, सब कैटेगरी क्या थी, किस चीज के हवाले से था, जुडिशियल जुरिस्डिक्शन ऑफ केस किस जज के पास था, इंस्टीट्यूशन क्या है, अपेयरेंस की डेट क्या है, वकील कौन है, किस जज को दिया गया, और क्या इसका फैसला हुआ, पार्टी नेम, पिटिशनर प्लेंटिफ, पार्टी नेम, रिस्पोंडेंट, ये सारी तफसील इसके ऊपर इस फॉर्म के ऊपर दी होती है। ये अदालती फॉर्म है पहले दिन से लेकर एंड तक। ये जब केस खत्म होता है तो इसके ऊपर इसको एंड डेट, क्लोजिंग डेट, जजमेंट की डेट लिखकर इस फॉर्म को फाइल के साथ खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म जो है, ये फिर मजीद क्या है कि कुछ जो सर्टिफिकेट, जैसे डिक्लेरेशन ऑफ लीगल हियर, कि कोई भी केस जब हम सिविल का फाइल करेंगे उसमें क्या लगाएंगे, एक डिक्लेरेशन लगाएंगे लीगल हियर्स के। अगर ये बंदा मर जाता है, अगर आपको पुराने केसेस देखें तो प्रैक्टिकली बहुत से ऐसे केस सिर्फ इस वजह से टेक्निकल फॉल्ट में डिसमिस हो गए, कुछ उसका मसला बना कि वहां पर लिस्ट ऑफ आपने लीगल ईयर्स नहीं दी थी, बाप मर गया, बच्चे केस चलाते रहे लेकिन लिस्ट ऑफ लीगल ईयर्स दिए बगैर। उन्होंने कहा ये तो चला ही नहीं सकते, ये कैसे चला रहे हैं? तो ऐसी छोटी छोटी बातों पर भी आपको जो सिविल केसेस अक्सर उसमें क्या हो जाता है, उसमें इश्यूज आ जाते हैं। उसके बाद फर्दर ये आपका दावा हो गया जो हमने कल पढ़ा था, इन द कोर्ट ऑफ सीनियर सिविल जज, जो भी है। दावे के आखिर पे क्या चीज हो जाएगी? दावे के आखिर पे वेरिफिकेशन। फिर आपके आ जाएंगे जनाब डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन, जो डॉक्यूमेंट्स जिन पर आप रिलाई करना चाहते हैं, कौन से? आपकी रसीदें, आपके एग्रीमेंट्स, आपके तमाम एनेक्सर्स, आपका कोई इस किस्म का शनाख्ती कार्ड, आपका कोई ऐसा बर्थ सर्टिफिकेट, जो डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन है, आप सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे? प्लेंट के साथ आप अटैच कर देंगे। अब अगर यहाँ पर आप स्टे क्लेम करना चाहते हैं,
तो इसी दावे के साथ ऑर्डर 39 रूल 1-2 की एप्लीकेशन अलॉन्ग विद एफिडेविट ऑफ दैट एप्लीकेशन वो साथ लगाया जाएगा। उसके बाद जब ये सारे आपके डॉक्यूमेंट्स रिलाइड अपॉन पूरे हो गए तो फिर आपने फर्दर क्या करना है, फिर आपने ये वैसे इसका बना बनाया फॉर्म भी है, दोनों ऑप्शन है, फहरिस्त कायम मकामा लिस्ट ऑफ लीगल हियर्स आप ये लगा दें, या आप इंग्लिश में फॉर्म खुद ड्राफ्ट कर लें और एक पेज के ऊपर केस का टाइटल लिखें और नीचे लिस्ट ऑफ लीगल हियर्स लिखकर जो भी उसके लीगल हियर्स हैं प्लेंटिफ के उनका आप इस पे नाम लिख दें। उसके बाद आगे क्या है, फिर करके क्या लगा दिया हमने, फर्द पता लगा दिया। फर्द पता में क्या हो गया, जो हमारा प्लेंटिफ है उसका मुकम्मल नाम पता, और यहाँ पर क्या है, जनाबी आली मुकदमा मुंदरजा बाला में हर एक समन और नोटिस और दीगर हुक्मनामा जात की तामील दौरान मुकदमा पर मंदरजा बाला पता पर कराई जाएगी और मजहर सकूनत जगह तब्दील करेगा, अदालत हाजिर में तब्दीली की इत्तला फिल फॉर जो है वो देगा। तो क्या हुआ, ये प्लेंटिफ उसको दे रहा है कि जनाब ये मेरा एड्रेस है, आप इस पर जो समन भेजेंगे या कोई भी आप इस पर जो चीज भेजेंगे वो फर्ज की जाएगी कि वो सर्व हो गई है, अगर मैं अपना पता तब्दील करूंगा तो मैं आपको इसकी इत्तला दूंगा। तो ये प्लेंटिफ की तरफ से हो गया। उसके बाद क्या है, लिस्ट ऑफ विटनेसेस। फैमिली और सिविल सूट में फर्क क्या है, वैसे लिस्ट ऑफ विटनेसेस हम नॉर्मली साथ लगा देते हैं सिविल सूट में, अदरवाइज लिस्ट ऑफ विटनेसेस का ऑफिशियल जो लॉ था वो ये है कि आप फ्रेमिंग ऑफ इशू के बाद अदालत कहता है कि लिस्ट ऑफ विटनेस लाओ। और फैमिली में क्या है, हमने पढ़ा था कि जब कोई फैमिली सूट इंस्टीट्यूट किया जाएगा अलोंग विद लिस्ट ऑफ विटनेसेस एंड देयर स्टेटमेंट्स, उनके हल्फिया बयान साथ ही लगाए जाएंगे, किसमें, आपके फैमिली सोर्स में। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं कि जब चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है तो हम उसको कोशिश करते हैं कि अभी पूरा कर लें, तो लिस्ट ऑफ विटनेसेस लगा दी। उसके बाद आप किसी भी फोटो स्टेट पर चला जाए अदालत के अंदर, उसे कह दी मुझे दावा दीवानी सेट दे दे, क्या दे दे, दावा दीवानी सेट। दावा दीवानी सिविल सूट सेट क्या है, 3 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑर्डर 13 रूल 1, ये एक डॉक्यूमेंट, तो 3 कागज आपको देगा दावा दीवानी सेट में। ऑर्डर 13 ये है फहरिस्त दस्तावेजात पेश करना, जो डॉक्यूमेंट्स आप अदालत में दे रहे हैं, कोई शनाख्ती कार्ड दिया, कोई रसीद दी, कोई एग्रीमेंट की कॉपी दी, ये सारा यहाँ पर आप लिखेंगे कि आपकी शनाख्ती कार्ड है, उसके अलावा वफात सर्टिफिकेट है, फैमिली रजिस्ट्रेशन है, बेकाम है, फोटो कॉपी है, चेक है, फला फला, जो जो चीज होगा आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो डॉक्यूमेंट्स आप पेश कर रहे हैं उसका जिक्र करेंगे। उसके बाद एक इसमें और लगेगा, ये तो आपका हो गया फर्द तलबाना, और ये इसके ऊपर क्या लग गई है, ठीक है, यहाँ पर उसने अस्टाम का लिखा हुआ है, हर इस तरह के डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने क्या लगानी है, टिकट लगानी है। उसके बाद ये फॉर्म 14 अभी एक केस मैनेजमेंट सिस्टम ऑनलाइन जो पंजाब में शुरू हुआ है, उसके हवाले से एक फॉर्म है जो आप फिल करके कंप्यूटराइज मैनेजमेंट के लिए, जिससे आप अपने केस को बाद में कंप्यूटर के ऊपर ट्रेस कर सकते हैं। और अभी जो नई अमेंडमेंट उसके मुताबिक जब भी कोई दावा फाइल किया जाएगा तो इसको सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के बाद पूरे के पूरे दावे को ऑनलाइन जो है वो अपलोड किया जाएगा और फर्दर उसकी कॉपी का सिस्टम चलाया जाएगा। कॉपी के लिए आपको ऑनलाइन से सारा सिस्टम मिल जाए घर बैठे बैठाए, और आपको मजीद होना करना पड़े। और ये है जनाब वकालतनामा दीवानी सिविल, जो आपको पावर ऑफ अटर्नी, आप अपना कंप्यूटराइज बनाए जैसे बनाए, और पावर ऑफ अटर्नी के ऊपर भी आपने क्या करना है, टिकट लगाना है। पावर ऑफ अटर्नी के बाद ये इसका इंडेक्स, फिर ये क्या हो गया जनाब हमारे नोटिस समन, 3 कॉपी के अंदर हमने क्या करने हैं, हमने ये भी डालने हैं नोटिस के साथ साथ, ये क्या है हमारा समन तनकीही, नोटिस भी लगा दिया और समन तनकीही तलब भी लगा दिया। ये मुकम्मल फाइल हमारी बन गई सिविल सूट के हवाले से। जब हम कोई सिविल सूट फाइल करेंगे तो ये फाइल, अब ये फाइल मुकम्मल करना अगर आप सीख लेते हैं तो कोई भी आपका सीनियर बहुत जल्द आपको अपने क्लोज कर लेगा। उसकी वजह यही है कि मैं अगर सीनियर हूँ और मेरे पास एक केस आया तो मुझे पता है कि इस बंदे को मैं खाली फैक्ट बताऊंगा ना तो अगले दिन केस फाइल होगा, तो मैं हमेशा इसको कहूंगा कि यार ये बंदा ठीक है। और अगर मैं किसी को कहूँ कि जनाब ये काम करो, पहले पूछे सर शनाख्ती कार्ड कितने लावना है, अच्छा सर केड़ा कागज लावना केड़ा कागज नहीं लावना,
सारा फिर टाइपिंग के थ्रू करा देंगे, स्टेनो तो पैसे ज्यादा मंगना पे है। तो अगर इस तरह की बातें होंगी तो सीनियर कहेगा ज्यादा फोन है किसी और को मत दे। और अगर आप ये चीज सीख कर चले जाए, चलो ड्राफ्टिंग वक्त के साथ साथ आती है, लेकिन ड्राफ्टिंग के बाद ये फाइलिंग का पूरा प्रोसेस अगर आपको आता है ना, तो डेफिनेटली आपका सीनियर क्या करेगा, आपको रिगार्ड भी करेगा और आपको कोई ना कोई खर्चा वो भी देगा। और सबसे बड़ा खर्चा ये होगा कि जाओ यार मुकदमा फाइल, उसमें आपको अच्छा खासा क्या मिल जाएगा, उसके जो खर्चे वगैरह वो आपको मिल जाएगा। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर था, ये किस चीज के हवाले से था, ये जनाब हमारा इस चीज के हवाले से था कि हम किस तरह करके कोई फाइल बनाते हैं। इस फाइल को मैं स्कैन करवाता हूँ, आप स्कैन करना है, और जितने भी ग्रुप्स हैं सब देखेंगे इसमें, ठीक है, ताकि लोगों को पता चले। अभी इंशाल्लाह हमने इस बार पहले हमने ये कोर्स शुरू किया था, लेकिन किसी वजह से हम मसरूफियत की वजह से पूरा नहीं कर सके थे। अब हम इसको पूरा करें। आप ये चीजें सीखेंगे ना, तो आपको थ्योरी समझना आसान हो जाएगा। प्रैक्टिकल आपको थ्योरी समझाएगा। प्रैक्टिकल और थ्योरी अलग नहीं है, ये एक ही चीज है, ये ज़हन में रखना। अब कोई यहाँ पे सवाल है किसी का तो वो पूछ